नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की खबरों का। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीद पुलिस जवानों को इस मौके पर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के 4 पुलिस जवान इस साल शहीद हुए हैं और 2 उत्तरकाशी, 2 उधम सिंह नगर के हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड पुलिस के जवान सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपए की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है। राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि ये योजना 430.20 लाख रुपए की लागत से बनेगी। तो वहीं इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 9 किलोमीटर घुसने वाली रेल लाइन का स्वागत हमने किया है। क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी भी रह सकता है, बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। वो पानी चला हमारी सरकार की प्राथमिकता है और धामी सरकार का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका उद्घाटन होगा। नैनीताल में कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और कई विधायक भी शामिल हुए। रैली का उद्देश्य राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना था। नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जनता के हक में सुधार की मांग की। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने थाना परिसर पहुंचकर दरी बिछाई और एक परिवार के साथ थाना परिसर के अंदर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। मौके पर बोलते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि थाना अध्यक्ष गदरपुर के पास एक परिवार आया था, जिसका ये कहना है कि उन्होंने 15 एकड़ कृषि भूमि बटाई पर ली थी, जिसका चौथा हिस्सा उन्हें मिलना था। लेकिन खेत मालिक ने वहां पर कंबाइन चलाकर सारी फसल को घर ले गया। इसकी सूचना गदरपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई ही नहीं की और मजबूर होकर परिवार के लोग विधायक के साथ सांकेतिक धरना पर बैठे हैं। जमीन ली थी ठेके पे, चौथाई पे,
और जब फसल कटी तो जो इसका तय होगा, हो सकता नहीं मिल पाया, हो सकता जमीन का मालिक उसको घाटा भी हो गया होगा, लेकिन कम से कम मेरी 4 महीने किसी उम्मीद से इसने दिहाड़ी मजदूरी की पति पत्नी ने मिलकर, तो इसका जो मेहनताना था ये इसको मिलना चाहिए था। 23 से मैं धान करा था, मेरे हस्बैंड ने 4 महीने काम करा। मुझे पता है, मेरे पास 5 बच्चे, एक बच्चे मेरे काम से नहीं सुनता, 15 साल का काम नहीं कर पाता है। मुझे पता है मैंने कैसे अपने बच्चों के पेट काट के किस तरीके से पेट पाले, और यहाँ तक मैं अभी बाहर भी काम करती हूँ, कभी बाहर नहीं गई हूँ, अब मैं बाहर भी जाती हूँ काम पे। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान पुलिस और लोगों में हुई कहासुनी के मामले को लेकर कांग्रेस नेता किशोर हलदार के नेतृत्व में तमाम युवकों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इस दौरान थानाध्यक्ष ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को समझाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान 12 अक्टूबर को नगर के मुख्य चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और लोगों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। इस दौरान एक बच्ची और थाने में तैनात दरोगा चोटिल हो गए थे। बाद में दरोगा की तहरीर पर थाना पुलिस ने एक वकील सहित 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जैसे कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा है, 365 दिन बाद हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा का बहाली समाज का बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान रात के 10:30 बजे हमारे पंडाल के 10 मीटर के दायरे में चालान काटा गया पुलिस द्वारा। उसके बाद जैसे कि किसी 4 सवारी 3 सवारी को रोके, कोई दिक्कत नहीं है, रात को रोके, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनको पकड़ के गाड़ी का चालान किया गया, गाड़ी सीज किया गया। 500 का चालान काटते 5000 का चालान काटा। और उसके बाद आपस में एक भाई हमारे माइकल भाई, उनके साथ हाथापाई हुआ, और उसके बाद जो बवाल हुआ उसमें कई लोग चोटिल भी हुए, कई गाड़ियां सीज भी हुई है। और दशहरे का एक माहौल जो पूरे साल भर लोग इंतजार करने के बाद उसका उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो 3 लोगों का जो चालान काटा गया है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है। आज जो युवा साथी हैं उन्होंने थानाध्यक्ष ने जो रात को 10 बजे जो चालान किया उसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है, और वो थानाध्यक्ष के बर्खास्ती को लेकर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के पास पानी की बोतल ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पैराफीट को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। खाई में गिरने से ट्रक के परखच्चे उड़ गए। घटना में ट्रक के ड्राइवर का केबिन चेसिस से टूटकर गंगा में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। ट्रक नंबर के आधार पर पुलिस ने ट्रक मालिक से संपर्क किया तो पता चला कि ट्रक में ड्राइवर के अलावा उसकी पत्नी भी मौजूद थी। ड्राइवर का नाम 38 वर्षीय अजय है, जो कि नजीबाबाद का रहने वाला है, और वो बिहारीगढ़ से पानी की बोतल लेकर के गोपेश्वर जा रहा था। थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि गंगा का बहाव तेज होने की वजह से एसडीआरएफ को गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाने में परेशानियां हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहां से जो ट्रक है अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया था। ट्रक के परखच्चे उड़ गए और ट्रक में उस समय ट्रक चालक और उसकी पत्नी 2 लोग सवार थे। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का बहाव काफी तेज है और इस वजह से कई समस्याओं का सामना सर्च ऑपरेशन में करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पानी ले जाता हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया और ट्रक में उस समय ट्रक चालक और उसकी पत्नी 2 लोग सवार थे। खटीमा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और निष्ठा के प्रतीक करवा चौथ के पर्व को धूमधाम से और परंपरागत तरीके से मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर रविवार को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। इस पर्व पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर महिलाएं व्रत खोलती हैं। इधर खाली महुवट, बगुलिया, खेलड़िया, मेलाघाट और सिसैया के साथ कई क्षेत्रों में
भी करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ पे फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं, सबके साथ मिलकर पूजा की जाती है करवा माता की। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ जा कर के फिर जब शाम को चांद निकलता है, चांद निकलने के बाद हम चांद देखकर फिर पति को देखकर पति फिर अपने हाथों से हमारा व्रत तोड़वाते हैं, पानी पिलाते हैं। उस तरह से हम करवा चौथ की माता का पूजा करते हैं और अपना व्रत पूरा करते हैं। रेलवे ने उत्तराखंड को एक और नई ट्रेन की सौगात दी है। लाल कुआं से मुंबई को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन का उद्घाटन के दौरान लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्वीय केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट और लाल कुआं विधायक मोहन बिष्ट ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली है। बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है, और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। पर्यटन के लिए, पर्यटन तो इसलिए क्योंकि देखिए देवभूमि है, गेटवे है। आपके नीम करौरी बाबा, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनका दर्शन, जागेश्वर, और हम अगर बात करें कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ना केवल रिलीजियस टूरिज्म बट नैनीताल इतना बड़ा अपना एक क्षेत्र है जिसमें बहुत ही लोग आते हैं। जो नैनीताल के लिए जो काठगोदाम तक गाड़ी आती है, अक्सर भरी हुई आती है। तो और बम्बई से हमारे यहाँ बहुत सारे भाई यहाँ के बम्बई में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये एक साधन बन जाता है। समान नागरिक संहिता की फाइनल रिपोर्ट कमेटी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। समिति में रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह समेत कई सदस्य शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी लगातार समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी अपनी बातें कह रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इस राज्य के हित के लिए सबसे बेहतर कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड में कुछ भी होने वाला नहीं है। यहां तक कि यहाँ की जनता को उसका फायदा मिले। पहले भी समान रूप से सब रह रहे थे, समान रूप से सभी को अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अब इस कानून के तहत ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मौसम को देखते हुए एक शगुफा है। देखिए, पहली बात तो ये है, जो लोग कह रहे हैं जनता की मांग नहीं है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हम 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि
जब हमारी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद हम अपनी पहली कैबिनेट में यूसीसी लाएंगे। तो अगर ये जनता की मांग नहीं होती तो क्या 48 विधायकों का मैंडेट हमको मिलता? इस बात का विरोध तो तब भी किया था कांग्रेस ने कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए। कांग्रेस तो विरोध ही कर रही थी 2022 में भी। तो इसलिए इस बात को इस तरह से कहना, ये मैं कह सकता हूं कि जनता का अपमान है। अगर कोई विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं तो सरेआम जनता को अपमानित कर रहे हैं। जनता की मांग है। यूसीसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। और जब से भाजपा बनी है तब से कहती थी यूसीसी बनाएंगे, यूसीसी बनाएंगे। 10 साल में केंद्र में तो यूसीसी बना नहीं पाए। अब अपनी खीज मिटाने के लिए, अपनी शर्म मिटाने के लिए उत्तराखंड में इसको प्रयोगशाला बना रहे हैं। और जहां तक यूसीसी को पढ़ा है, देखा है, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत कुछ कोई परिवर्तन आया है, कोई नयापन नहीं है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने 6 संभावित उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजे हैं, जिनमें से केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड उपचुनाव के लिए एक उम्मीदवार तय करेगा। उत्तराखंड महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का भी नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा गया है। इसको लेकर आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और उन्हें खुशी है कि पार्टी ने उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में भेजा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रही हूं और निश्चित तौर पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने उस सूची में मेरा नाम भी शामिल किया है। और क्षेत्र की जो जनता है, लगातार हम लोग उनके बीच काम करते हैं, महिलाओं के बीच काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को भी खुशी हो रही होगी कि मेरा नाम भी उस सूची में शामिल हुआ है। राज्य सरकार को यूसीसी नियमावली समिति की सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से राज्य में महिलाएं सशक्त होंगी, उनके अधिकारों में वृद्धि होगी और अपने नाम के अनुरूप ये कानून राज्य में काम करने लगेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि यूसीसी लागू होते ही महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार मिलने लगेगा। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समान नागरिक संहिता, तो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है और समान न्याय प्रदान करती है। जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों की बात है, वहीं पर पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार, लिव इन में अगर कोई है तो उसके पंजीकरण की व्यवस्था, साथ ही साथ एक से अधिक विवाह नहीं करने की व्यवस्था इसमें है। तो ये सब जो कदम हैं, ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के हितों को थोक जिहाद जैसे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में ढाबों और रेस्टोरेंट में निगरानी रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण कर वहां काम कर रहे लोगों का सत्यापन किया। प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी से उनके मूल निवास और काम करने के समय को लेकर पूछताछ की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन रेस्टोरेंट और ढाबों का सत्यापन नहीं हुआ है, उनका नियमानुसार चालान भी किया गया है और उन्हें 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस को सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये हमारे द्वारा जो है परसों से कार्रवाई शुरू की गई थी कि हमारे जो देहरादून क्षेत्र में जितने भी ये होटल हैं, रोड साइड ढाबे हैं जो कि रोड साइड स्थित हैं, उनके चेकिंग अभियान विस्तृत और वृहद रूप से जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में इसमें चलाया गया था और लगातार 2 दिन से हमें इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा जो है की जा रही है और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। परसों भी और कल भी हमारे द्वारा जो पटेल नगर में माजरा हो गया है, शिमला बाईपास हो गया, मिहवाला हो गया, ISBT, इन क्षेत्र के जो भी होटल हैं या ढाबे हैं, रेस्टोरेंट, उनको चेक किया गया था। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी हार की समीक्षा में जुटी हुई है।
तो वहीं इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ईवीएम कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकती क्योंकि सत्ता उसका दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग अब सरकार के विभाग के जैसा ही हो गया है, जिसकी वजह से उसने अपनी निष्पक्षता को खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ये सच है तो जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत कैसे हुई। देखिए, ईवीएम कभी विश्वसनीय हो नहीं सकती है क्योंकि ईवीएम का दुरुपयोग सत्ता कर रही है। मगर चुनाव आयोग को जिन तकनीकी पहलुओं को कांग्रेस ने उठाया है उनका जवाब देना चाहिए। इसको अब तो चुनाव आयोग तो एक विभाग जैसा हो गया है सरकार का, उसकी अपनी निष्पक्षता खो दी है, तो इसलिए उस पर सवाल उठाने का अब राजनीतिक दल को या राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को पूरा हक है। देखिए, तो फिर वो क्या कहेंगे? जो कर्नाटका में उनकी पिछली बार जीत हुई थी तो उसको वो क्या कहेंगे? वो भी बीजेपी ने जानबूझकर कांग्रेस को दी या कांग्रेस के पुराने कुछ ऐसे लोग थे जो उनके लिए ईवीएम्स को मैनेज कर रहे थे? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। उनको उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो झगड़ा था, वो आपसी इतनी ज्यादा उनके बीच में खेमेबाजी थी, मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी वोटर तक जाने की उसकी कोशिश थी और वो वोटर तक जा रहा था। वो देख रहा था कि कैसे महिला वोटर, कैसे हमारे पास किसान वोटर, कैसे हमारे पास दलित वोटर, उनको कैसे हम साधें, उनको कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको वोट दिलवाएं, कैसे मोदी जी की जो लाभकारी योजना है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।